विटामिन ए, विटामिन ए का स्रोत क्या होता है? इसका सबसे पहले नाम क्या होता है? रेटिनॉल। इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं? तो रतौंधी, जीरोप्थैलेमिया संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन, ये सब इसी के कारण होता है। इसका स्रोत क्या होता है? गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल, ये इसका प्रमुख स्रोत होता है। विटामिन B1, बेरी बेरी रोग होता है, वृद्धि रुक जाती है इससे। इसका नाम क्या है? थाइमीन। विटामिन B1 का नाम होता है थाइमीन। अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि से इसके स्रोत होते हैं। विटामिन B2, किलोसिस, ये यूपीपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। विटामिन B2 का नाम क्या होता है? किलोसिस। और इसका स्रोत क्या सब होता है? इसके कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम होता है किलोसिस। इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से, माय मिस्टेक, इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम होता है किलोसिस और इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। इसका स्रोत क्या होता है? पनीर, अंडा, यीस्ट, मांस, हरे पत्तेदार सब्जियां। B3 का नाम क्या होता है? नियासिन या निकोटीनिक अम्ल। और इसके कौन सी बीमारी होती है? पेलाग्र या चर्मगाह। अगला है विटामिन B5, पेंटोथेनिक अम्ल नाम होता है इसका। और इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद होना, ये सब बीमारियां होती हैं। विटामिन B6, पायरीडिऑक्सिन इसका नाम होता है। और इसकी कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग होता है। दूध, यीस्ट, अनाज इसका स्रोत होता है। मुख्यतः पूछता है बीमारी या तो नाम पूछता है, स्रोत जनरली अब कम पूछता है। वैसे स्टेट PCS वगैरह में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। विटामिन B7, बायोटिन इसका नाम होता है। बायोटिन, चर्म रोग या बालों का झड़ना विटामिन B7 के कारण होता है। मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल, ये इसके स्रोत होते हैं। विटामिन B9, फोलिक अम्ल इसका नाम होता है। रक्त क्षीणता या कुंठित वृद्धि होती है इससे। हरी सब्जियां, फलियां, यीस्ट, मांस, अंडे, ये इसके स्रोत होते हैं। विटामिन B12, इसका नाम है साइनोकोबालेमिन इसका नाम होता है। घातक रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु, ये सब इसके वो होते हैं स्रोत। विटामिन C, इसके कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी रोग होता है इससे। इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी रोग होगा। आंवला, नींबू वंश के फल जैसे खट्टे फल जो होते हैं वो सब इसके स्रोत होते हैं। विटामिन D, इसका नाम कैल्सीफेरॉल होता है। रिकेट्स जिसको सूखा रोग बोलते हैं वो इससे होता है। मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि, सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण, ये इसका स्रोत होता है। विटामिन E, जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियां कमज़ोर हो जाती विटामिन E से। इसका नाम होता है टोकोफेरॉल इसका नाम होता है। तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन। तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी या सोयाबीन इसका स्रोत होता है। विटामिन K, नेप्थोक्विनोन इसका नाम होता है। नेप्थोक्विनोन, चोट पर रक्त का थक्का ना जमना, इसका सबसे, ये लगभग में हर तीसरे साल क्वेश्चन पूछता है कि रक्त में थक्का किसकी कमी से नहीं जमता है? तो विटामिन K की कमी से। हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत्र की बैक्टीरिया, ये इसके स्रोत होते हैं। तो MCQ पे चलते हैं। निम्न से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो फल, सब्जियां, मिठाई, इनमें से पनीर आएगा आंसर, ऑप्शन C। पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों, टिश्यू के वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यह दूध से बना एक उत्पाद है जिसमें विभिन्न जीवाणुओं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोनोस्टोक स्ट्रीवोवोरम द्वारा किण्वन तैयार किया जाता है। अगला है प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य आंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें क्या होते हैं? पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं।
फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद है पोषक और औषधि प्रभाव के लिए। शब्द न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल से बना है। ये दो शब्दों को मिला के बना गया, न्यूट्रिशन यानी कि पोषकता और फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधि लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। इसमें दोनों के गुण होते हैं, पोषकता भी प्रदान करता है और औषधि भी प्रदान कर देता है। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन का। विटामिन अगला है, कब किया था? 1911-12 में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जेम्स लिंड, विटामिन डी पॉल मूथर। विटामिन डी सही सुमेलित नहीं है। जेम्स लिंड ने 1747 में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचा जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। पॉल मूलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये डीडीटी के कीटाणुनाशक गुणों के खोज व मलेरिया एवं पित्त ज्वार जैसे वेक्टर रोगों के रोकथाम में इसकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। तो पॉल मूलर विटामिन डी से नहीं है, ये डीडीटी के कारण जो रोग होता है ना, उसकी जानकारी इन्होंने दी थी। विटामिन ए एवं विटामिन बी की खोज एल्मर मैकुलम द्वारा की गई थी, जबकि विकल्प ए एवं बी में मैकुलम का नाम दिया गया जो कि त्रुटिपूर्ण, ये दोनों गलत था, दोनों में एक ही दे दिया था। ये विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है सहायक आहार। सहायक आहार होते हैं ये। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक होती हैं धातुएं, वो कौन सी होती हैं? तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इसकी सबसे ज़्यादा शरीर को ज़रूरत होती है। जीवधारियों पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि की आवश्यकता प्रभुत मात्रा में होती है। अतः इन तत्वों को दीर्घ मात्रा पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कहते हैं, जबकि लघु मात्रा पोषक तत्वों की आवश्यकता जीवों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस्म होती है? प्रति यूनिट सबसे ज़्यादा कैलोरी वसा में होता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स का नाम आता है। भोजन के वर्ग में वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के उपापचयी जारन से 4 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी, लगभग में 2 गुने से ज़्यादा मिलता है वसा में कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में। वसा के स्रोत क्या होते हैं? जंतु तथा वनस्पति दोनों। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं केवल पोटेशियम के। पोटेशियम हृदय रोगियों के लिए बहुत मददगार होता है। आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक करते हैं? तो ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीकरण तत्व वो इस शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मूल मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स। ये प्रति उपापचक वे यौगिक हैं जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों से मिला देने से वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ साथ उनकी अभिक्रिया का निरोध हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये तो पता ही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता सही है। हड्डियों की बीमारी विटामिन डी के कारण होती है। नियासिन पेलाग्र ये सही है। कोबालमीन संघातिक रक्तअल्पता ये भी सही है। राइबोफ्लेविन बेरी ये गलत है। बेरी बी के कारण होता है, B1 का, जिसका थायमीन नाम होता है। अगला है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी पॉलिश चावल में विटामिन बी की कमी हो जाती है। B1 बोलना है। विटामिन B6 में नहीं, कौन सा है ये मैच करना। विटामिन B6 धान के चोकर गलत है, सही है ये। विटामिन B2 कॉड यकृत तेल ये गलत है। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल सही है। विटामिन के अल्फा इसके स्रोत होते हैं, सही है। विटामिन B2 का स्रोत कॉड यकृत तेल नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है किसमें? मिर्च में। निम्नलिखित में से मिर्च में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मिर्च की जगह कुछ और भी लिखा हो सकता है, तो स्रोत रट के जाना होता है एग्जाम में। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है, चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो विटामिन सी। खट्टा जब भी आएगा तो विटामिन सी।
अगला है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? कच्चे एवं ताजे फल। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा होता है? आंवला, ऑप्शन सी। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिन कौन से सहायक होते हैं? विटामिन सी सहायक होती है। विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। निम्नलिखित कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है? तो आंवला, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो संतरा में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत कौन सा है? संतरा। रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। घाव को भरने में विटामिन सी, रिपीटेड क्वेश्चन। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोहा के अवशोषण में, आयरन। कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम मैग्नीशियम अन्य खनिज के अवशोष की दर में वृद्धि करता है। इसी तरह विटामिन सी लौह अवशोषण में सहायक होता है। तो विटामिन सी लौह अवशोषण में सहायक होता है। निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन सी कभी भी शरीर में भंडारित नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? तो विटामिन के। मतलब अगर विटामिन के की कमी वाले को घाव होगा तो घाव बहता रहेगा, वो रुकेगा नहीं कभी। विटामिन सी जल में विलयी होता है, यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है और यह हमारे शरीर में वंचित नहीं रहता। इसलिए भी हमारे सी में कभी भी विटामिन सी स्टोर नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन भी कर लिया था, आगे चलते हैं। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, विटामिन के हो जाएगा। 66 बीपीएससी। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार है? के। यूपीपीएससी 2020, दोनों एक ही साल में 2 क्वेश्चन। रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन? विटामिन के, सारे रिपीटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रति स्कंदन विषयों के प्रति विषय प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के। बहुत खराब हिंदी लिखा है। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो विटामिन, इसमें 2 होते हैं, विटामिन B12 और के भी होता है। इसको ई ऑप्शन देना चाहिए था, बिहार जैसा। कथन, विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। कारण, विटामिन B12 जल में विलेय है। तो कथन कारण तो सही है, लेकिन ये संग्रहित रहता है, इसमें जल में विलेय से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए, डी, ई, के, B12 का संचय होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबैलेमिन है। यह विटामिन यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन बी, इसके इतने ग्रुप हैं। तथा विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। प्रायः जल में घुलनशील विटामिन का शरीर द्वारा उपयोग किए जाने के पश्चात बची हुई मात्रा मूत्र के माध्यम से विसर्जित कर दी जाती है। ठीक है। अगला है, विटामिन डी का स्रोत क्या होता है? सूर्य की किरणें, सुबह के समय 11 बजे से पहले। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाती है। इसके अलावा मक्खन, यकृत, अंडों की जर्दी, विक इत्यादि में भी यह मिलता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स या वयस्कों में ऑस्टियोमैलेसिया नामक बीमारी हो जाती है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी होती है? बच्चों में रिकेट्स, वयस्कों में ऑस्टियोमैलेसिया। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरण में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की अल्पता से होता है तो रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों बीमारी होता है। उत्तराखंड PCS 2002 का क्वेश्चन है। विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम ही होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। कोलेकैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? विटामिन डी। कोलेकैल्सीफेरॉल विटामिन डी नाम है। निम्नलिखित में किस विटामिन को अर्गे कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं? तो विटामिन D2 को कहते हैं। D2, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नियासिन, पेलेग्रा सही है। थाइमिन यानी कि B1 बेरी सही है। विटामिन डी रिकेट्स यानी कि सूखा रोग सही है। विटामिन के बंध्यापन, ये गलत है।
विटामिन के से रक्त का बहना नहीं रुकता है, थक्का नहीं जम पाता है। रतौंधी निम्नलिखित में की कमी के कारण होती है। तो विटामिन ए, रेटिनॉल की कमी से रतौंधी होगी। आर से रेटिनॉल, आर से रतौंधी। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? तो गाजर। विटामिन ए का मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है। यह विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। पालक में मुख्यतः लौह तत्व पाया जाता है जो रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता में योगदान करता है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन सुगमता से होता है। निम्नलिखित कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो आम, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल, जीरोप्थैलेमिया सही है। टोकोफेरॉल, बेरी B1 ना, यही गलत होगा। साइनोकोबैलामीन, रक्त अल्पता सही है। कोबैलामीन में कोबाल्ट होता है। ऑर्गे कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स यानी कि विटामिन डी सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बीपीएससी 2016 क्वेश्चन है। रेटिनॉल विटामिन ए की कमी से जेरप्थेलेमिया रोग होता है। साइनोकोबैलामीन B12 की कमी से होता है। ठीक है। अगला है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित कौन सा है? तो गेहूं अंकुर का तेल। अच्छा, टोकोफेरॉल किसकी कमी से होता है? विटामिन ई। ऊपर वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किस युग में सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर का तेल, विटामिन के अल्फा और विटामिन ई। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका एक से अधिक हो जाएगा आंसर ई। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैच करना है स्रोत और विटामिन्स को। विटामिन के अल्फा, विटामिन ई गेहूं अंकुर का तेल, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी कॉड यकृत तेल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगा, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। आर तो सही है, कारण सही है, लेकिन कथन गलत है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसमें विटामिन ए की कमी हो सकती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। प्रश्न में यह इंगित किया जाना है कि हरी सब्जी न खाने से रतौंधी हो जाएगी। भाषा संबंधी त्रुटि प्रतीत हो रही है। ठीक है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा होता है? तो B12। B12 में कोबाल्ट होता है। साइनोकोबैलामीन इसको बोलते हैं। कितनी बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन B12 निम्नलिखित तो कौन सी धातु मौजूद होती है? तो कोबाल्ट। निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। साइनोकोबैलामीन किसका नाम है? तो विटामिन B12 का नाम है। कोबैलामीन कोबाल्ट, ऐसे याद रखना है। थायमीन विटामिन B1 का नाम है। बेरी बीमारी होती है इसकी कमी से। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, जिसे फंक ने चावल के छीलन से पृथक किया था। फंक नामक एक वैज्ञानिक ने इसको ढूंढा था, किंतु विशुद्ध रूप से इसे विलियम्स ने पृथक किया था 1934 में। इस विटामिन की कमी से शरीर में बेरी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जबकि विटामिन B2 तथा विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्रमशः राइबोफ्लेविन तथा पायरोडिऑक्सिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? विटामिन सी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं, जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। निम्न से कौन जल में घुलनशील हैं? तो जहां भी सी दिख जाए सबसे पहले तो उस ऑप्शन को पकड़ो। सी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बी और सी। विटामिन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीव द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, सही है ये। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, ये भी सही है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, तो बिल्कुल जमा होते हैं। डी है। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन नहीं, बी और सी ही होता है जल में घुलनशील। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 64, निम्नलिखित विटामिन में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6, स्वप्न याद रखने वाला। रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से सूखा रोग। एस्कॉर्बी विटामिन सी की कमी से। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है।
अगला क्वेश्चन है 66, एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व स्कॉर्बी की बीमारी होगी तो बेरी बेरी यानी कि B1, सूखा रोग यानी कि D, स्कॉर्बी यानी कि C, तो इसका आंसर हो जाएगा BDC, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। अगला है सूची को मिलाना है, सूखा रोग तो विटामिन डी, बेरी बेरी विटामिन B1, 67 नंबर है। निशांतता विटामिन ए, या रतौधी को ही इतना खराब हिंदी लिखा है। स्कॉर्बी विटामिन सी। निशा अंधता लिखा है, रात्रि में जिसको अंधा हो जाए। विटामिन सी का स्रोत क्या होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। फॉलिक अम्ल की कमी से रक्त अल्पता। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी। अगला है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये सही है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्र बीमारी होती है, सही है। विटामिन डी की कमी से वर्णांधता भी होती है। फोलिक एसिड रक्त अल्पता, ये सही है। कलर ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं, ठीक है। विटामिन सी स्कॉर्बी बीमारी ही मुख्यतः पूछे जाते हैं। विटामिन डी रिकेट्स, सही है। विटामिन ई राती अंधता, नहीं, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। 1 और 2 आंसर हो जाएगा। अगला 71 नंबर क्वेश्चन है जिसमें सही सुमेलित नहीं है, वो बतानी है। विटामिन डी सुखंडी रोग। विटामिन सी मसूरों से खूर आना। विटामिन ए गठिया हो जाता है। विटामिन B1 बेरी बेरी, तो विटामिन ए की कमी से गठिया नहीं होता, रतौंधी होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, इसे फिर से मैच करना है। रेटिनॉल यानी कि रेटिनॉल का मतलब क्या होगा? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आँख की बीमारी होगी, तो रेटिनॉल नेत्र सूखा कर लाल कर हो जाना, इसका इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। टोकोफेरॉल यानी कि बांध्यता, ठीक है। साइनोकोबैलेमीन यानी कि घातक रक्त अल्पता। कोबैलेमीन जब भी आएगा तो कोबाल्ट के कारण रक्त अल्पता हो जाती है। पायरोडिऑक्सिन मानसिक व्याधि होती है B6 की कमी से। अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? तो थायरॉक्सिन विटामिन नहीं होता, ये एक हार्मोन होता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से जो स्रावित होता है, और ये आयोडीन से प्रभावित होता है थायराइड ग्रंथि। थायमीन बेरी बेरी, सही है। विटामिन डी सूखा रोग, सही है। विटामिन के बंध्यापन नहीं, गलत है। नियासिन। विटामिन ई की कमी से बंध्यापन होता है। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, के प्रति 100 ग्राम में कितना होता है? तो ऊर्जा की मात्रा पूछा है, तो 116 kcal होता है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन, जैसे मूंगफली, बाकी जो फलियां होती है वो अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, ये सब में प्रोटीन बहुत बड़ी मात्रा में होती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किसमें? सोयाबीन में। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है सोयाबीन में। रिपीटेड क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दानों में, फिर से रिपीटेड। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो हमें इनमें से देखना है। चावल कार्बोहाइड्रेट होता है, तो B मूंगफली ही होगा। प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता होती है। मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों होता है। अगला है बाल, हेयर। जिस प्रोटीन का बना होता है उसको क्या कहा जाता है? केराटिन। हेयर एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन को जलन पर हमेशा गंध होती है। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो केराटिन। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाए रखने में सहायता करता है, तो यह सही है। यह भावनात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना कर सकता है, तो ये भी सही है। यह उदासी से लड़ सकता है, सही है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, ये गलत है। टायरोसिन एक अमीनो अम्ल है जिसका कार्य मस्तिष्क में एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करना है। इसकी कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है। तो टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा बढ़ाने में मदद मिलती है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्लूटीन। गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है, और सख्त यानी कठोर गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा कम होती है।
एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितना होता है? 4000 किलो कैलोरी। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? पानी में कोई कैलोरी नहीं, तो शून्य होता है। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा है? फास्फोरस। अम्ल यानी कि एसिड और बेस दोनों में हमारे शरीर में बैलेंस बना होता है। दोनों में से एक भी बढ़ेगा तो बीमार पड़ता है आदमी। तो फास्फोरस का काम है कि इन दोनों का बैलेंस बना के रखना। निम्नलिखित कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। निम्नलिखित किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो करौंदा, करौंदा। अमृत बीजी पौधा होता है करौंदा। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लौह, सोडियम। उपयुक्त खनिजों मानव शरीर के पेशियों के संकुचन के लिए, यानी कि जो हमारे मसल्स होते हैं उनके लिए क्या सब चाहिए? तो ये तीनों ही चाहिए, कैल्शियम, लोहा और सोडियम। पालक के पत्तों में क्या होता है? पालक जब भी आए तो आयरन। निम्नलिखित में कौन लोहे का अच्छा स्रोत होता है? पालक। 95 का डी। लोहा का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। अगला है बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य में क्या होता है? एमाइलोज, जो उसको लंबा कर देते हैं। एमाइलोज होता है बासमती के चावल के दानों में। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है? तो लैक्टोज। दूध में मिठास लैक्टोज के कारण आता है। दूध में विद्यमान सैकेराइड क्या होता है? ये लैक्टोज होता है, ये जिसके कारण मिठास आता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोज है तो लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होगा। दूध का दही में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न से क्या होता है? कैरोटीन, कैरोटीन होता है। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसके कारण उसमें निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति होती है? कैसीन और कैरोटीन। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? कैसीन, ये ऑप्शन। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%। भैंस के दूध में औसत वसा 7.2% होती है, जबकि गाय के दूध में वसा 3.5 से 4% होती है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन, खनिज, लैक्टोज इत्यादि प्रमुख अवयव पाए जाते थे। दूध का पीला रंग दूध में मौजूद कैरोटीन के कारण होता है। तो अधिक वसा भैंस के दूध में होता है। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो इसीलिए दूध को बड़े लोग नहीं पचा पाते हैं। 15 वर्ष की आयु पूर्णतः 15 वर्ष की आयु के बाद ये लुप्त होना शुरू हो जाता है दूध को पचाने वाले। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन, ऑप्शन सी। इसमें आंसर में नहीं दिया था इसीलिए इसका आंसर नहीं दिया। 15 साल होता है मिनिमम। 108 नंबर, कैसीन दुग्ध होता है प्रोटीन। ठीक है। दूध का धावल रंग निम्नलिखित किसकी उपस्थिति? कैसीन, ऑप्शन डी। 109 का, निम्न से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कैसीन। रिपीटेड क्वेश्चन सारे, अब मैच करना है कौन सा सही नहीं है। सैक्रीन कार्बोहाइड्रेट सही है, ये गलत है। एडेनिलिन हार्मोन होता है, एडेनिल। थाइमिन विटामिन, ठीक है। कैरेटीन प्रोटीन, ये भी सही है। तो सैक्रीन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है। सैक्रीन होता है क्या? कार्बनिक यौगिक, कृत्रिम मिठास के लिए प्रयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल मिठास के लिए यूज़ किया जाता है। शरीर में टिश्यू का निर्माण होता है प्रोटीन से। जब भी शरीर का कोई भी टिश्यू बनेगा प्रोटीन से ही बनता है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्न से किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन। प्रोटीन जिनके शरीर में कम होता है उनकी वृद्धि कम हो जाती है। सूची को मैच करना है। इधर अणु दिया, उपस्थित तत्व दिया है। विटामिन B12, कोबाल्ट अभी पढ़ा था। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ये पिछले लास्ट ईयर यूपीपीसीएस से क्वेश्चन है। पीतल यानी कि तांबा सही है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम सही है ये। हीमोग्लोबिन आयरन सही है। खाने का नमक सोडियम सही है ये। कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम, पोटेशियम नहीं होता, सोडियम कार्बोनेट होता है। विटामिन B12 फिर से वही चीज़ सेम रिपीटेड। कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन, लोहा, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, चैल्कोपाइराइट यानी कि तांबा।
तो प्रीवियस ईयर का ये 2011 में पूछा है, और ये कब पूछा था? ये पूछा था 2000 ईस्वी में, 2014 ईस्वी में। बस लास्ट डी बदल दिया है, कॉपी पेस्ट करते हैं सब। विटामिन B1, तो B1 का नाम होता है थायमीन, B12 का साइनोकोबालामीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B6 का पायरिडॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तो कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो विटामिन B1 रेटिनॉल, ये तो गलत है। विटामिन रेटिनॉल किसका? विटामिन ए का नाम होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ये सही है। विटामिन B6 नियासिन, गलत है। विटामिन सी का नाम क्या होता है? अगला कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो गंधक, सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर किंतु बहुत कम मात्रा में पड़ती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, कोबाल्ट, क्लोरीन, तांबा, मैग्नीज, निकेल, जस्ता, मोलिब्डेनम आदि शामिल होते हैं, जबकि सल्फर या गंधक एक दीर्घ या बृहत पोषक तत्व है, अतः यह सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में नहीं आता है। 120 नंबर क्वेश्चन है कि पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीता में विटामिन सी पाया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। पपीता मुख्यतः विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पपीता विटामिन ए, विटामिन B1, B2 का एक स्रोत है, एक मात्र नहीं, एक स्रोत है, अच्छा स्रोत है। किसका किसका? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन सी का भी। परंतु इसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इन सब में भी सबसे ज़्यादा क्या होता है? विटामिन सी होती है इसमें। बीपीएससी के लिए साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चंस जो यूकेपीएससी भी आए हैं, यूकेपीएससी, इन सब में भी साइंस का मात्रा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे पीटी सब में। तो अगर आपको और भी साइंस के क्वेश्चन करने हो तो मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं घटना चक्र से रिलेटेड, तो जाके कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, 121 नंबर। निम्न से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो दूध प्राकृतिक स्रोत पूछा है। आम, पपीता, गाजर विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत हैं, जबकि दूध विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। दूध में विटामिन ए अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। अगला है कि अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ पर उपस्थित होता है? रक्त में उपस्थित होता है, त्वचा में उपस्थित होता है, ऊन में उपस्थित होता है, अंडों में उपस्थित होता है। तो त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन होता है जो त्वचा में उपस्थित होता है। 2 बार पूछ चुका है ये। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। यह केराटिन एक प्रकार है जो कि जल में अघुलनशील एवं संरचनात्मक तथा तंतुवत होते हैं। सींग यानी कि हॉर्न्स जो होते हैं जानवरों के, नाखून, खुर, बाल इत्यादि में अल्फा केराटिन पाए जाते हैं। प्रोटीन होता है ये। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कपास। कपास क्या है? सेलुलोज है ये, सेलुलोज है ये। कपास एक मुलायम रेशेदार स्टेपल रेशा होता है जो कपास के पौधों के बीज के चारों ओर संरक्षण आवरण में विकसित होता है। यह लगभग पूरी तरह से सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज इंसान नहीं पचा सकता, ग्लूकोज पचा सकता है। केस, बाल, लूता रेशम, स्पाइडर सिल्क जिसको बोलते हैं, खुर मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। ये सभी प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन एक कपास जो होता है ये सेलुलोज होता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होता है? ये पूछा है। तो प्रोटीन में तो कार्बन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी होते हैं, चारों ही होंगे। डी हो जाएगा, मतलब ये सभी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही तो मुख्य मूलभूत तत्व में आते हैं। प्रोटीन के संयोजन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें गंधक, फास्फोरस, आयोडीन तथा लौह आदि के अंश भी पाए जाते हैं। और प्रोटीन्स एमिनो अम्ल के यौगिक होते हैं। क्या होते हैं प्रोटीन्स? एमिनो अम्ल के यौगिक होते हैं, अर्थात एमिनो अम्ल इनकी संयोजक इकाई एकलक होते हैं। और प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? प्रोटीन को कौन सा विकृत नहीं करता है? उष्मा, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, भारी धातु लवण। तो अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड। उष्मा, एक्स किरणें, भारी धातु लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। 126 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइमों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वो उत्पादित होते हैं। एंजाइम के बारे में पूछा है ये, तो ऐसा नहीं है। इसका आंसर दिया है सी, दोनों ही सही है। ठीक है, एंजाइम जहाँ उत्पादित होते हैं वहीं पर काम करते हैं। यूपीपीसीएस प्री 2019 का क्वेश्चन है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न करवाते हैं। खाना पचाने में सहायक होते हैं ये एंजाइम बहुत सारे। एंजाइमों के बिना जैव प्रक्रिया अति मंद दर से होती है। सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर काम करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं, जबकि हार्मोन्स अपने उद्गम स्थान से अलग अलग स्थान पर कार्य संचालन करते हैं। हार्मोन्स जो होता है वो उसका उद्गम स्थान और उसका कार्य करने का स्थान दोनों अलग अलग होता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे मस्तिष्क में काम होता है वो सभी हार्मोन्स मोस्टली को कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन एंजाइम जो होता है ये वहीं पर स्रावित होते हैं जहां उनका काम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं वृद्धों में उच्चतर, तरुणों में न्यूनतम होती है। इसका आंसर दिया है सी। प्रोटीन त्वचा, मांसपेशी तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है। वृद्धों में तरुणों की अपेक्षा प्रोटीन की अधिक आवश्यकताएं होती हैं। वृद्धों में प्रोटीन की अधिक आवश्यकताएं होती हैं। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितना है? तो 45 ग्राम। 45 ग्राम प्रोटीन मिलना ही चाहिए रोज महिलाओं को। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम है। वसा की मात्रा 20 ग्राम। कैल्शियम एवं आयरन की मात्रा 400 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम होती है, जबकि गर्भवती महिला और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को इससे अधिक में दैनिक आहार की आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 70 ग्राम। ये फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 130 नंबर। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित कौन सा विशिष्ट लक्षण होता है? यह पूछा है। वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक होते हैं, उसकी लंबाई में असमान वृद्धि होती है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो चौथा काट दो। 1, 2, 3 इसका आंसर है। तीनों सही दिया है। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किसमें से किंतु इसमें निम्नलिखित में से किस एक का अभाव होता है? तो माँ के दूध में तो हर चीज़ होता है, लेकिन लोहा की कमी होती है, आयरन की कमी होती है। ठीक है, माँ का दूध नवजात को संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें लौह पोषक तत्व का अभाव होता है। दुग्ध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक दूध निकलता है, उसे प्रथम स्तन या खीस कहते हैं। इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। कोलोस्ट्रम अथवा खीस में शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, B6, B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये सब दुग्ध किसका घटिया स्रोत है? ये BPSC 66वीं 2020 का क्वेश्चन है। ये तो विटामिन सी का दूध घटिया स्रोत है। विटामिन सी नहीं होता है, एस्कॉर्बिक एसिड नाम होता है ना विटामिन सी का। दूध विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं होता, जबकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्टार्च है एक पॉलीसेक्राइड। ठीक है, स्टार्च या मंड एक पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। इसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसेक्राइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या का आपस में गाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ने के कारण होता है। पादपों के बीजों में फलियों में स्टार्च एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, पॉलीसेक्राइड। स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से, रुक जाओ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसका अगला पेज था, ये रहा। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है हमें। तो दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक होते हैं, आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं, तो ये गलत है। सी गलत। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान नहीं करते हैं, पढ़ते हैं कौन रंग प्रदान करता है। स्टार्च तथा सेलुलोज दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, दोनों गुण अणु बहुलक अर्थात पॉलीमर्स होते हैं।
बहुलक क्या होते हैं? बहुत सारे एकलक जो होते हैं, एकलक, उनके मिलने से बहुलक बन जाता है। दोनों बहुलक हैं तथा दोनों ग्लूकोज C6H12O6 अणु से निर्मित होते हैं। स्टार्च आयोडीन के साथ नीला रंग देता है, जबकि सेलुलोज घोल में रंग नहीं प्रदान करता। स्टार्च को जब हम आयोडीन में मिलाते हैं तो नीला रंग देता है, ये ब्लू। ये पूछ सकता है। अगला है, जबकि सेलुलोज कोई भी रंग नहीं देता है इसके साथ, आयोडीन के साथ। मंड पौधों में संचित भोजन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कण है, जबकि सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते 135 नंबर। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इसके सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल, इसलिए इसका नाम भी कैल्सीफेरॉल है। जंतुओं में 2 सक्रिय विटामिन डी, कैले कैल्सीफेरॉल तथा ऑर्गे कैल्सीफेरॉल, और कैले कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है। ठीक है, ये 2 कैल्सीफेरॉल पाए जाते हैं, कैले कैल्सीफेरॉल और आर्गे कैल्सीफेरॉल। अब देखो, कैल्सीफेरॉल जो होता है, कैले कैल्सीफेरॉल, इसका संश्लेषण यानी कि इसका निर्माण हमारे शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। और आर्गे कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण सूर्य प्रकाश के पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से आर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ से यीस्ट कोशिकाएं करती हैं। तो 2 जो होता है कैले कैल्सीफेरॉल, ये तो हमारे शरीर में बन जाता है, लेकिन सूर्य की रोशनी से जो विटामिन डी का हम संश्लेषण करते हैं उसके लिए आर्गे कैल्सीफेरॉल उसका नाम है। और उसको क्या चाहिए? आर्गेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से बनता है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से। अगला है, विटामिन डी के सृजन में निम्न से कौन पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल। निम्न से कौन सा एक कथन सही नहीं है? दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता, पहला ये गलत हो गया। तो दूध में विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B6, B12, कोबाल्ट वाला जो है, ये सभी पाए जाते हैं, अतः कथन ये सही नहीं था। अगला है 138 नंबर। निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? अतिपोषण से, बहुत ज़्यादा अतिपोषण से भी, अल्पपोषण से, असंतुलित पोषण, तीनों से ही होगा कुपोषण। ज़्यादा से भी हो जाएगा खाने से। कुपोषण की स्थिति असंतुलित पोषण, अल्पपोषण या अतिपोषण, तीनों से को हो सकता है, ओवर न्यूट्रिशन। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, ये पूछा है क्वेश्चन। बिल्कुल होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, सही है। मानव शरीर कोशिकाएं किसी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं। जब भी ऐसा कोई आ जाए किसी प्रकार का वगैरह वगैरह, तो ये थोड़ा सा गलत होता है, तीसरा गलत है। चौथा, आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होता है। तो ये 1, 2, 4 इसका आंसर है, बी आंसर है। इसको पढ़ते हैं। मानव शरीर की कोशिकाएं केवल आवश्यक वसीय अम्ल का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं, इसेंशियल फैटी एसिड जो होता है, अतः कथन 3 असत्य था। अलसी किसका प्रचुर स्रोत होता है? अलसी, जिसको सामान्य भाषा में कुछ लोग तीसी भी बोलते हैं बिहार में, तीसी, अलसी। तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का, ओमेगा 3 का स्रोत होता है ये अलसी। अलसी या तीसी समशीतोष्ण प्रदेश का पौधा है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है। इसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नालिकाओं वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। जो रक्त नालिकाओं में वसा का जो जमाव हो जाता है उसको रोक देता है ये अलसी। निम्नलिखित में कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत होता है? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जब भी आ जाए तो इसका होता है अलसी होता है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 अम्लीय वसा है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 2 वसीय अम्लों में से एक है। लिनोलेनिक अम्ल एक अन्य वसीय अम्ल है जो मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आवश्यक वसीय अम्ल मानव शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होते। इसेंशियल फैटी एसिड जो होते हैं वो मानव शरीर में नहीं बनते हैं, इन्हें आहार के माध्यम से ही ग्रहण करना होता है। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी पाया जाता है। तो इस अगली बार ये नाम भी पूछ सकता है, लिनोलेनिक अम्ल। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित कौन सा चीज़ है? तो ये पूछा इसने। तो दूध में कैल्शियम और पोटेशियम सबसे अच्छा होता है, बी हो जाएगा इसका आंसर।
दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम भी पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है। निम्नलिखित कथन कारण दिया है। विटामिन्स बलवर्धक तत्व हैं जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। अगला है विटामिन्स हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। ये सही है परंतु आर गलत है। विटामिन किसी बैक्टीरिया को नहीं मारता, इसलिए आर गलत है। विटामिन्स कार्बनिक यौगिक यानी कि ए सही है, आर गलत था। इसका दूसरा वाला का कारण गलत था, पहला सही था। पहला स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं एक बार फिर से। विटामिन्स बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी बहुत मात्रा चाहिए हमें, लेकिन ये किसी बैक्टीरिया को नहीं मारते हैं, इसीलिए आर गलत था। विटामिन कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता। इसके स्रोत होते हैं अनाज, हरी सब्जियां, फल, दूध, मांस इत्यादि। हानिकारक बैक्टीरिया, विषाणुओं, कवकों इत्यादि को श्वेत रोगाणु मारकर WBC जो व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, WBC जो होता है वो रोगाणु मतलब बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और वो इनसे रुधिराणु मारकर शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करता है। कौन? WBC व्हाइट ब्लड सेल, इम्यूनिटी बनाता है। अगला है 144 नंबर क्वेश्चन कथन कारण का कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व का ही संश्लेषण करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा, तो इसका क्या हो जाएगा? ए सही किंतु आर गलत। फिर से वही गलत हो जाएगा आर वाला। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। मानव शरीर विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12 का संश्लेषण कर सकता है। किस किस का कर सकता है मानव शरीर? विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12। विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है जिससे रक्त बहना रुकता है। ठीक है, तो ये 3 हैं जो हमारे शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं। मानव शरीर आवश्यक अधिकांश विटामिन, खनिज या आहारीय घटकों के शरीर स्वयं पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं कर सकता। इन्हें अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। स्पष्ट है कि कारण आर असत्य है। ओके, अगला है 145 नंबर, फिर से कथन कारण है, पढ़ते हैं इसको। मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर पाता है, तो ए गलत है इसमें, लेकिन कारण सही है इसमें कि उचित विकास के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। 146 नंबर है कि मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टाइरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। अमीनो अम्ल और मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते अनिवार्य अमीनो अम्ल, तो ए गलत है परंतु आर सही है। अभी तो हमने पढ़ा अमीनो अम्ल क्या है, एसेंशियल फैटी एसिड में ही तो अमीनो अम्ल आता है। तो सही तो है कि संश्लेषण इसका नहीं हो सकता अभी हमारे शरीर में, और पहला तो गलत ही है। ग्लाइसरीन, सेरीन या टाइरोसिन अतात्विक अमीनो अम्ल हैं जो कि मानव शरीर में ही निर्मित होते हैं। ये तीनों ऐसे अतात्विक हैं जो हमारे शरीर में निर्मित हो सकते हैं, बाकी जो होते हैं वो हमारे शरीर में निर्मित नहीं होते हैं। स्तनियों में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में से 11 अतात्विक यानी कि और अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल हमारे शरीर में बनते हैं, इसेंशियल हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। शेष 9 स्तनी भोजन से ही प्राप्त करते हैं। इन्हें तात्विक अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। अतः अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होता है? सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल, तो चावल है, दूध है, सोयाबीन है, अंडा है। अब इसका आंसर पढ़ते हैं। इसका आंसर सोयाबीन, दूध, अंडा। देखते हैं इसका आंसर क्या है। सोयाबीन तथा पशुओं से उत्पन्न खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मछली, मांस पाए जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल से युक्त होता है। कौन कौन सा पदार्थ? दूध, अंडा, मछली, मांस और सोयाबीन। इन सब में सभी इसेंशियल फैटी एसिड पाए जाते हैं। ओके, इसलिए इसका आंसर इन्होंने नहीं दिया। इसका आंसर अंडा और सोयाबीन होना चाहिए था, दूध भी होना चाहिए था। और पढ़ता हूं आगे मैं। तथा इसे संपूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन ऐसा एकमात्र गैर पशु उत्पन्न प्रोटीन का स्रोत है, यानी कि वेजिटेरियन के लिए सोयाबीन है।
सोयाबीन खाना चाहिए, जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अतः विकल्प ए में दिए गए चावल को छोड़कर शेष तीनों भोज्य पदार्थ में अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, यानी कि दूध, अंडा, सोयाबीन तीनों में पाए जाते हैं। और उसमें वेजिटेरियन के लिए क्या है? सोयाबीन। बाकी सभी नॉन वेजिटेरियन के लिए है, यानी कि पशु उत्पाद हैं, ऐसे समझो। 148 नंबर क्वेश्चन है, बीपीएससी का पूछा हुआ 2017 में। निम्न के अंदर कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूँ, जौ, मक्का, चावल। तो इसका आंसर दिया है चावल। उपयुक्त विकल्पों में चावल मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। चावल 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारणतः खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। त्वचा के नीचे जो वसा होती है वो किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर की उष्मा क्षय को बचाती है। वो हमारे शरीर का टेम्परेचर को नियंत्रित करती है वो वसा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो वसा। सबसे ज़्यादा वसा ही ऊर्जा देती है हमें। इस सुबह के नाश्ते में वसा का मुख्य स्थान होता है, तेल से लगा हुआ पराठा वगैरह। ओके, तो वसा हमें सबसे अधिक ऊर्जा देती है। जहाँ कार्बोहाइड्रेट है वो वसा रहे, तो उसमें से वसा को चुनना हमें। सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है हमारे शरीर को ये। चयापचयी प्रक्रम में अधिक ऊर्जा प्रदान करती है वसा। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं और इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या लिखा है ये। जो वसा के चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी मिलती है, ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। 151 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन। शरीर का 80% भाग जो भी दिख रहा है उसमें मैक्सिमम प्रोटीन ही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 152 नंबर, कथन कारण दिया, सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। सही है ये तो। और कारण क्या दिया है इसमें? असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो बिल्कुल सही, दोनों ही सही होंगे। तो ए और आर, कथन और कारण दोनों सही है। जहाँ भी असंतृप्त वसा अम्ल होगा वो अच्छा खाद्य पदार्थ होता है, संतृप्त होगा वो अच्छा खाद्य पदार्थ नहीं होता। सूरजमुखी एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। किस कुल के अंतर्गत? एस्टेरेसी। यह आवृत बीजी पौधा है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। इसका तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। असंतृप्त वसा हमारे लिए अच्छी होती है। ज्ञातव्य है कि असंतृप्त वसा अम्ल मानव के लिए अच्छा पोषक तत्व होता है। देसी घी में असंतृप्त वसा ही पाया जाता है, अनसैचुरेटेड फैट। और सैचुरेटेड फैट जो होता है, जो डालडा वगैरह होता है उसमें पाया जाता है। तो अनसैचुरेटेड फैट अच्छा होता है। 153 है कि असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कारण दिया है कि असंतृप्त वसाओं के संरचना में केवल एक आबंध होता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। इसका आंसर है सी। ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि ए जो है इसका स्टेटमेंट, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ये सही है और ये दूसरा गलत है। अब इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड फैट सैचुरेटेड फैट की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं क्योंकि इसमें अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध डबल बॉन्ड होते हैं जिनके कारण सदैव तनाव रहता है। तनाव के कारण अनेक योग्यात्मक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध वाले वसा अम्ल भी नहीं होते हैं, अतः यह जारों में ठोस या अर्ध ठोस हो जाती हैं। अधिकांश जंतु वसाएं संतृप्त होती हैं, जंतु वसा जो जानवरों से फैट निकलता है वो, जबकि पादप वसाएं असंतृप्त होती हैं, पेड़ से मिलने वाले असंतृप्त होते हैं जिनसे वनस्पति घी हाइड्रोजन को अलग से मिलाकर तैयार की जाती है। अगले पर चलते हैं। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में क्या होता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है, मल्टी अनसैचुरेटेड फैट और एसिड होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, इसीलिए मछली को अच्छा माना जाता है खाद्य पदार्थ। ठीक है, अगले पर चलते हैं। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञप्ति करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा ट्रांस फैट्स नहीं होती है। यूपीएससी क्वेश्चन है ये। तो उसके
इससे क्या अभिप्राय है, वो ऐसा बताती है कि ट्रांस फैट नहीं, तो इससे क्या है, वो क्या बताना चाह रही है कि कंपनी के आहार उत्पादन हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं, तो पहला सही है। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किया, तो दूसरा भी सही है, क्योंकि पशु में क्या होता है, सैचुरेटेड पर होता है ना, अभी हमने पढ़ा संतृप्त वसा होते हैं पशुओं में। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उत्पादकों के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा, तो तीनों ही सही है, यानी कि हार्ट अटैक का खतरा कम रहेगा अच्छा तेल खाने से, यही कह रहा है ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांस फैट उसको बोलते हैं, या इसको पढ़ता हूँ थोड़ा सा मैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया, यहीं पर है ये। ट्रांस फैट का उपयोग शरीर में खराब LDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर को बढ़ाता है, अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर को कम करता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, ट्रांस फैट पशु उत्पन्न वसा तेल या हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस फैट वसा होते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत तीनों कथन सही था उसका। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ये एक वसा है, ट्राइग्लिसराइड एक वसा है। ओके, तो विटामिन से रिलेटेड हमने 156 क्वेश्चंस कर लिए। अगला है श्वसन तंत्र, इसका क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, जाके देखना चैनल पे मिल जाएगा, बायोलॉजी के नाम का एक होगा प्लेलिस्ट, उसमें मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।